brought to you by i10। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और जानलेवा हमला हुआ है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। गोली उनके कान को छू कर निकल गई थी। अब की दफा हमले की कोशिश फ्लोरिडा में हुई, उनके गोल्फ क्लब में। इस बार सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को पहले ही देख लिया, जवाबी फायरिंग की। हमलावर घबराकर वहां से भाग गया, हालांकि वो बाद में पकड़ा गया। उसकी पहचान रेयान वेजली रूथ के तौर पर हुई है। उम्र 58 साल। रेयान ने 2023 में यूक्रेन जंग में लड़ने की इच्छा जताई थी। उधर ट्रंप को सेफ लोकेशन पर ले जाने के बाद सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी किया। कहा, ट्रंप सुरक्षित हैं। सुनिए। Former President Donald Trump is safe and unharmed following a protective incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf Club at West Palm Beach. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation. डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, बल्कि वो 2 महीने बाद फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसलिए इस हमले के बाद एक बार फिर राजनीतिक हिंसा पर बहस शुरू हो गई है। तो आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप पर जानलेवा हमले की पूरी कहानी क्या है, अमेरिका में राजनीतिक हिंसा क्यों बढ़ रही है और इस हमले का राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ट्रंप पर हुए दूसरे जानलेवा हमले की। कब कब क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 15 सितंबर की दोपहर डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ क्लब पहुंचे, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब। ये फ्लोरिडा के पाम बीच पर है, ट्रंप के मारे लागो वाले घर से 15 मिनट की दूरी पर। दोपहर 1 बजे के आसपास ट्रंप ने गोल्फ खेलना शुरू किया। अमेरिका में मौजूद और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है। पद के अनुसार सुरक्षा का स्तर घटता या बढ़ता रहता है। ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति वाली सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि 13 जुलाई के हमले के बाद एजेंट्स की संख्या बढ़ाई गई थी। 15 सितंबर के रोज एजेंट्स ने पूरे गोल्फ क्लब की रेकी की। कुछ एजेंट्स ट्रंप के आगे चल रहे थे ताकि आगे की जगह का मुआयना कर सके। इस दौरान एक एजेंट को झाड़ियों से बंदूक की नली दिखाई दी। उसने फौरन हमलावर को एंगेज किया, उसका ध्यान बांटने के लिए फायरिंग की। बाकी एजेंट्स ने ट्रंप को सुरक्षा के घेरे में लिया। बाद में पाम बीच के शेरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार कहानी बताई। सुनिए। All right, 1:30 this afternoon. Call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. Because we're in constant contact with them all the time, we were notified of that, and we had units here that immediately sealed off the area. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag. And we were able to get a hit on that vehicle on I-95 as it was headed into Martin County. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy. Now, in the bushes where this guy was is a AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro, which he was going to take pictures of. What they do is they have an agent that jumps 1 hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual, at which time the individual took off. संदिग्ध हमलावर घटनास्थल से लगभग 70 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। उसका नाम रेयान रूथ बताया जा रहा है। क्या है उसकी कहानी? उसकी उम्र 58 साल है। मूल रूप से वो उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। 2017 में वो हवाई शिफ्ट हो गया था। वो अपने बेटे के साथ घर बनाने का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई में उसने कई बेघर लोगों के लिए घर बनवाए थे। पिछले कुछ वर्षों में रेयान का राजनीतिक झुकाव जो बाइडेन और कमला हैरिस की तरफ हुआ था। 2024 में उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में भी वोट डाला था। कुछ समय पहले रेयान ने एक्ट ब्लू नाम के एक संगठन को दान भी दिया था। ये संगठन डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करता है। दिलचस्प बात तो यह है कि 2016 में रेयान ने ट्रंप को वोट दिया था, मगर 2020 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक बन गया। रेयान के बारे में एक और रोचक बात जान लीजिए। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर जो हमला हुआ, उस पर भी रेयान ने पोस्ट किया था। उसने लिखा था कि ट्रंप की रैली में घायल लोगों से मिलने कमला और बाइडेन को अस्पताल जाना चाहिए।
अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए रयान के बेटे ओरान ने कहा कि मेरे पिता ऐसा काम नहीं कर सकते, वो हिंसा से दूर रहने वाले शख्स हैं। चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। रयान के बारे में और क्या क्या पता चला? वो जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका की राजनीति पर खूब लिखता है। उसने फेसबुक पर फिलिस्तीन और ताइवान के समर्थन में पोस्ट किया है। वो चीन की भी आलोचना करता था। उसने कोविड के लिए चीन को जिम्मेदार बताया था। उसने कोविड को चीन का बायोलॉजिकल वॉरफेयर बताया था। रयान को रूस और पुतिन का भी कट्टर विरोधी बताया जा रहा है। वो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का भी विरोधी है। 2023 में रयान ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वो 2022 में यूक्रेन गया था ताकि अफगान सैनिकों को यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए भेज सके। उसने फेसबुक पोस्ट में लड़ाकों के पासपोर्ट की कॉपी भी भेजने के लिए कहा था। रयान अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध के लिए यूक्रेन को पैसे और हथियार भेजने का भी आग्रह कर चुका है। इन सब के अलावा उसने यूक्रेन जंग के लिए फंड जुटाने के लिए वेबसाइट भी बनाई थी। 2022 में यूक्रेन की राजधानी कीव में रयान न्यूज एजेंसी AFP के कैमरे में भी कैद हुआ था। उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आतंकवादी कहा था। सुनिए। Putin is a terrorist and he needs to be ended. So we need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war. अमेरिकी न्यूज चैनल CBS के रिपोर्ट के मुताबिक रयान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रह चुका है। 2002 से 2010 के बीच उत्तरी कैरोलिना में कई मामले में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। अब ये जानते हैं कि इस घटना पर क्या रिएक्शंस आए। गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया। लिखा, मुझे अमेरिकी होने पर बहुत गर्व है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ट्रंप सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। अमेरिका की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। सीक्रेट सर्विस ने अपना काम अच्छी तरह से किया, उनकी वजह से ट्रंप सुरक्षित हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस ने कहा कि लोगों को इस घटना की सच्चाई जानने का हक है, इसलिए फ्लोरिडा राज्य इस घटना की जांच करवाएगा। नेताओं के अलावा टेस्ला और X के मालिक एलन मस्क के रिएक्शन ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने X पर एक यूजर को कोट करते हुए लिखा कि कोई बाइडेन और कमला को मारने की कोशिश क्यों नहीं करता। इस पर मस्क की खूब आलोचना भी हुई। इसके अलावा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों ने इस घटना की निंदा की। कहा कि अमेरिका की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अमेरिका का एक कड़वा सच है। अमेरिका का इतिहास राजनीतिक हिंसा से पटा पड़ा है। उदाहरण से समझिए, अमेरिका में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए हत्या हो चुकी है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैककिनली और 1963 में जॉन F कैनेडी। कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपतियों को खुली गाड़ी में घूमने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। पिछले 43 वर्षों तक अमेरिका में किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला नहीं हुआ था। फिर 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर गोली चली। वो बाल बाल बचे थे। गोली उनके कान को छूकर निकल गई। उस समय वो खून से लथपथ। ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर फाइट फाइट कहा। इसको ट्रंप के पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह देखा गया। उसके बाद कुछ हफ्ते तक ट्रंप की रेटिंग ऊपर रही। ट्रंप पर हमला करने वाले संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने वहीं पर मार गिराया था। 13 जुलाई को हमलावर ने ट्रंप को क्यों मारना चाहा, इसकी वजह पता नहीं चल पाई कि उनके ऊपर दूसरा हमला होते होते बचा। अगर सीक्रेट एजेंट्स बंदूक की नाल नहीं देखते तो ट्रंप पर गोली चल सकती थी। उस वक्त ट्रंप और हमलावर की दूरी 500 मीटर से भी कम थी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका में गन वायलेंस इतना आम क्यों हो गया है। दरअसल अमेरिकी संविधान ने नागरिकों को अपनी रक्षा के लिए बंदूक रखने का अधिकार दिया है। बंदूक खरीदने के लिए मामूली से बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ता है। इंस्टेंट बैकग्राउंड चेक में नाम, पता, जन्म स्थान, नस्ल और नागरिकता जांची जाती है। वॉलमार्ट जैसे सुपर स्टोर से लेकर केन स्पोर्टिंग गुड्स एंड लिकर स्टोर जैसी फैमिली स्टोर्स तक बंदूकें बेची जाती हैं। इसी वजह से अमेरिकियों के लिए बंदूक की पहुंच इतनी आसान बन चुकी है। कितनी आसान, आंकड़ों से समझते हैं। लगभग 1/3 अमेरिकी नागरिकों के पास बंदूकें हैं। अमेरिका की कुल आबादी दुनिया की 4% है, लेकिन दुनिया में जितने बंदूक आम नागरिकों के पास है उनका 46% हिस्सा अमेरिका में रहता है। बाकी दुनिया छोड़िए, खुद अमेरिका की सेना भी अमेरिकी नागरिकों के पीछे है। अमेरिका के लोगों के पास अमेरिकी सेना की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा हथियार हैं और कानूनी एजेंसियों की तुलना में लगभग 400 गुना ज़्यादा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से संपर्क किया।
हमने पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक हिंसा का इतिहास क्या है, ट्रंप पर जानलेवा हमले को कैसे देखा जाना चाहिए। देखिए, बहुत दुखद खबर है ये, और बहुत दुखद घटना हुई है एक और बार। पिछले 2 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। पहली बार ही वॉज वेरी वेरी लकी। अगर वो उनका सर इस तरफ या उस तरफ इतना भी इंच से होता तो उनके खुद के वर्ड्स है कि शायद वो हमारे बीच मौजूद भी नहीं होते। तो ये बहुत दुखद घटना है, और इतिहास रहा है अमेरिका में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का ऑन प्रेसिडेंट। मोस्ट रिसेंट वंस, जैसे जब जुलाई में हमला हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप पे, तो हम रेगन की बात कर रहे थे कि किस तरह रेगन को एक गोली लगी थी, ऑफ शूट होके लगी थी। तो लेकिन गोली लगी तो थी। और उससे पहले भी अगर आप देख रहे हो, अटेम्प्ट्स होते रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट्स के ऊपर। लोग नाम लेते हैं लिंकन का, और उसके बाद जेएफके का सबसे बड़ा नाम जो आता है कि एक यंग प्रेसिडेंट जिनको मार दिया गया था। सो उसके बाद से भी देयर हैव बीन इंसिडेंट जहां सिक्योरिटी ने या सीक्रेट सर्विस ने लोगों को अप्रहेंड किया है। जैसे मुझे याद है ट्रंप के साथ ही, आई थिंक 2015 में जब वो चुनाव के लिए खड़े थे, 2015-16 में, आई कुड बी रॉन्ग विद द इयर्स, बट आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द कन्वेंशन या उससे पहले, एक आदमी को पकड़ा गया था एक छोटी सी पिस्तौल लेके, वो घुसने की कोशिश कर रहा था ट्रम्प की रैली में। तो ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, दे आर ऑलवेज द टारगेट्स। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस वक्त एक वेरी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट का शिकार है, तो ये सरप्राइजिंगली शॉकिंगली इस तरह के इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। एंड आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीक्रेट सर्विस की भी विफलता है। माना जा रहा है कि एक बीफ अप सिक्योरिटी दी गई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उसके बावजूद कोई 300 यार्ड दूर पहुंच जाता है एक AK-47 जैसी राइफल लेके। तो ये बहुत शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिक्योरिटी एजेंसीज को फिर से एक बार इसे इवैल्यूएट करना होगा। 2 महीने में दूसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि इस बार गोली चलने के पहले सीक्रेट सर्विस को पता चल गया। यह घटना उस वक्त हुई जब चुनाव में महज 1.5 महीने बचे हैं। यह हमला राष्ट्रपति चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका प्रभाव बहुत होगा। आप देखिए, एक कैंडिडेट जो बार बार ये कह रहा है, अभी नहीं, पिछले 1, 2, 3 साल से, कि ये नहीं चाहते कि मैं राष्ट्रपति बनूं, ये मुझे हटाना चाहते हैं, ये मुझे हराना चाहते हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में केसेस लगाए हैं, मेरे साथ कन्विक्शन किया जा, मेरे साथ मतलब बदतमीजी की जा रही है, विच हंट किया जा रहा है। तो उनका जो बेस है वो सचमुच ये बातें मानता है, और सॉलिडिफाई होती है इन चीजों से। उनका जो कहना है, जो मानना है, वो सॉलिडिफाई होता है कि सचमुच देर आर पीपल आउट देयर टू गेट हिम। लोग नहीं चाहते कि वो राष्ट्रपति बने। 50 से कम दिन रह गए हैं अब ऑलमोस्ट चुनाव में, और जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, जिसके लिए अब ये पूरा चुनाव जो है उन पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि वेव है कमला हैरिस की या डोनाल्ड ट्रंप की। जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो ही निर्धारित करने वाले हैं। तो आई थिंक उन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग इवेल्युएट करेंगे, री इवेल्युएट करेंगे कि क्यों इस तरह के हमले सिर्फ हो रहे हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के जहन में कि क्यों क्यों हटाना चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा, आपने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने उन्हें रोक लिया, स्पॉट कर लिया। यस, बिल्कुल, कोई दुर्घटना नहीं हुई, उन्हें रोक लिया गया। बट फिर भी जब एक प्रेसिडेंट जाते हैं, और हमें पता है वीव कवर प्रेसिडेंट्स, तो एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो आपको करने होते हैं। पूरा पेरिमीटर जो है उसे सिक्योर किया जाता है, रेकी होती है उस लोकेशन की। हालांकि ये अब अलग बात है कि ये उनका खुद का गोल्फ कोर्स है, वो हमेशा यहाँ गोल्फ करने जाते हैं। तो क्या लोग कंप्लेसेंट थे कि अच्छा ये तो हमेशा ही होता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते हैं? क्या वहां चूक हो गई? क्या वहां पे शायद ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए? क्योंकि 300 यार्ड तक आना किसी का, आई थिंक ये विफलता तो है। हाँ, दे वर एबल टू स्टॉप हिम, उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन इतने पास अगेन, स्पेशली जब इतना बड़ा हमला हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप पे, उसके बाद फिर से एक व्यक्ति एक बंदूक लेके, और वो भी AK-47 स्टाइल की बंदूक लेके वहां पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत शॉकिंग है, और बहुत ज्यादा इसमें मुझे लगता है लोगों के जहन में बहुत सवाल है। इनफैक्ट वोटर्स जो हैं वो भी इसे इवेल्युएट करेंगे कि, और जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, हमने इलॉन मस्क की एक थेरी देखी, उन्होंने कल ट्वीट कर दिया कि सारे हमले जो हैं वो ट्रंप पे ही क्यों हो रहे हैं, और बाइडेन और कमला पे क्यों नहीं हो रहे। इस तरह की उन्होंने एक ट्वीट की है। तो मुझे लगता है ये मामला और तूल पकड़ेगा, स्पेशली क्योंकि इलेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल सिंपैथाइज विद ट्रम्प मोर नाउ देन दे वर बिफोर। किसी कैंडिडेट पर जानलेवा हमले को अमेरिका में वोटर्स कैसे देखते हैं? मतलब वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सिंपैथी वेव इज अ वेरी स्ट्रांग वेव। हम ये भारत के चुनावों में भी देख चुके हैं पहले, और
ये यहाँ के चुनावों में भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब ओबामा चुनाव लड़ रहे थे तो पीपल फॉरगेट, में बहुत अच्छे ओरेटर तो ओबामा थे ही, लेकिन काफी लोग भूल जाते हैं कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था अगस्त में, और बिकॉज ऑफ दैट लोगों के जॉब्स जो है जाने लगे थे। इट वाज द वर्स्ट सिंस इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1921। और ओबामा का जो मैसेज था होप और चेंज का, दैट रेजोनेटेड विद वोटर्स। लोगों को लगा कि नहीं, ये सचमुच कैंडिडेट इतनी अच्छी बातें कर रहा है और इतना कुछ हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, ये सचमुच सेवियर बन जाएगा। तो आई थिंक ये वो उसका फायदा ओबामा ने उठाया था 2008 में। आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ एक सेंटिमेंट है कि ट्रम्प हमेशा कहते हैं आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनकी जान पे हमले हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और मैं वही बात कहता हूँ कि जो अगर कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया नहीं जीतती हैं तो वो चुनाव नहीं जीत सकती। और पेंसिल्वेनिया में जो है आप देखेंगे कि जो वोटर्स हैं बहुत स्ट्रांगली ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अनडिसाइडेड इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं आई थिंक उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है कि क्यों, वाई आर दे वांटिंग टू टेक डाउन डोनाल्ड ट्रम्प। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका इम्पैक्ट होगा, बहुत फोर्सफुल इम्पैक्ट होगा। ट्रम्प की कैंपेन बहुत अच्छी रही है इस तरह के एडवर्स सिचुएशंस को पॉजिटिव आउटकम्स में लाने के लिए। कल रात को ही ट्रम्प ने एक फंड रेजिंग ईमेल भेज दिया जिसमें उन्होंने कहा देखिए आई विल नॉट सरेंडर, और इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी हैं ताकि लोग ने और सपोर्ट करे और फंड रेजिंग करे। तो वो लेवरेज करेंगे इस पॉइंट को, और वी विल सी दैट ही विल स्टार्ट लीडिंग अगेन इन सम ऑफ द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। क्योंकि एक नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला एक नहीं 2 बार होना, इसका एक मेंटल इफेक्ट वोटर्स पे जरूर पड़ता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध हमलावर वो रूस और पुतिन का कट्टर विरोधी है। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद कम कर सकते हैं। क्या ट्रंप पर हमले का इससे कोई लिंक जुड़ता है? देखिए, ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज अब हमें सामने बता रही हैं कि इस तरह का उसका पास रहा है, वो यूक्रेन जा चुका है, वो यूक्रेन के लिए आर्मी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, ताइवान के लिए वो आर्मी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद की किताब भी लिखी है जिसमें उसने क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रंप को। वजहें कुछ भी हो, आई मीन इट कुड बी एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड इन डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी भी खबरें आ रही है कि पहले उसने ट्रंप को सपोर्ट किया था, फिर उसे बुरा लगा उसने ट्रंप को सपोर्ट किया, और ट्रंप अब इस तरह की बातें कर रहा है। दिस गाय ऑब्वियसली, इनके जियोपॉलिटिकल व्यूज हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन ये वॉर जीते रशिया के अगेंस्ट में। और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से इस वॉर को लेके चीजें कह चुके हैं, और वो उनका ऐसा मानना है कि शायद वो यूक्रेन को एड ना दे, यूक्रेन को वेपन्स ना दे। और अगर वेपन्स और एड दोनों यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो यूक्रेन ये वॉर कैसे जीतेगा। हो सकता है दिस कुड बी वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर दिस पर्सन कि वो अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाने का। देयर आर कंस्ट्रक्टिव वेज टू डू इट। वो शायद चुनाव कैंपेन में शामिल हो जाए, कमला हैरिस के लिए कैंपेन करें और इस तरह की चीजें करें, बट एक गन को हाथ में लेना, आई थिंक इट इज रियली अपॉलिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए उन्हें। अब बाकी भी एंगल्स इसमें एक्सप्लोर किए जाएंगे। हमने ये सुना है, एजेंसीज के माध्यम से सुना है कि ईरान जो है वो चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एलिमिनेट कर दिया जाए, असैसिनेट कर दिया जाए। तो क्या इस शख्स के लिंक्स हैं ईरान से या ईरानी एजेंसीज से? तो आई थिंक ये सारी चीजें भी सामने आएगी, और लिंक्स होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वी हैव सीन दिस इन द पास्ट कि लोगों को ऑनलाइन जो है रेडिकलाइज कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये किन से बात कर रहे थे, किस तरह से इनका रेडिकलाइजेशन हुआ, पिछले कुछ दिनों में उनकी किस तरह की हरकतें थी, या किन लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। आई थिंक देयर इज गोना बी अ वेरी डीप इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, बिकॉज माना जा रहा था, समर से माना जा रहा था कि FBI को भी बताया गया था, सीक्रेट सर्विस को भी बताया गया था एजेंसीज द्वारा कि इस तरह के असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप पे, निकी हेली पे भी हो सकते थे, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो हमेशा टारगेट होते ही हैं। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट दिस जेंटलमैन, और जेंटलमैन कहना सही नहीं होगा शायद, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है वो अमेरिका का वर्स्ट दिखा रहे हैं लोगों को, और ये बहुत ही दुख की बात है। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी मालदीव से आई है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत मालदीव रिश्तों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव ने आपस की गलतफहमियां खत्म कर ली हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि मौजूद सरकार के शुरुआती दिनों में इन रिश्तों में खटास आई थी।
उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव के चीन और भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध है और दोनों देश मालदीव का समर्थन करते हैं। मोहम्मद मोइज़ू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और चीन का करीबी उनको माना जाता है। उनके शपथ लेने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ था, मतलब भारत और मालदीव के। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों को निकालने पर जोर दिया। ये सैनिक हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की देखरेख के लिए मालदीव में थे। दूसरी बात, आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आया करते थे, मगर उन्होंने तुर्की को चुना। तीसरी बात, जनवरी 2024 में उन्होंने चीन के साथ हथियारों की डील की। हालांकि पिछले कुछ महीनों से रिश्तों में काफी सुधार के संकेत हैं। 4 जून को मोइज़ू ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। फिर अगस्त में देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया और अब मोइज़ू के भारत दौरे की योजना बन रही है। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ, जो मेक्सिको से आई है। मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां जजों की नियुक्ति जनता के वोट से होगी। राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने 15 सितंबर को बिल पर दस्तखत किए। नए कानून के तहत जून 2025 में पहला चुनाव कराया जाएगा। तब तक ओब्राडोर राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। 1 अक्टूबर से क्लाउडिया शिनबॉम ये जिम्मेदारी संभालेंगी। वो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। शिनबॉम भी ओब्राडोर की पार्टी से है, इसलिए इस कानून में बदलाव की गुंजाइश बेहद ही कम है। कैसे होगा जजों का चुनाव? मैक्सिको के जजों के लगभग 7000 पद हैं। जज का चुनाव लड़ने के लिए 2 मुख्य अर्हताएं तय की गई हैं। पहली, लॉ की डिग्री और दूसरी 5 बरस का अनुभव। सुप्रीम कोर्ट के लिए 10 बरस का अनुभव जरूरी होगा। नामांकन के लिए पड़ोसियों या साथियों की 5 चिट्ठियां दिखानी होगी और इन सब के अलावा 3 पन्नों का लेख लिखना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वो जज बनने के लिए उपयुक्त शख्स क्यों है। नया कानून लागू होने के साथ ही पुराने जजों को कुर्सी छोड़नी होगी। हालांकि ये चुनाव में हिस्सा लेने के हकदार जरूर होंगे। इस कानून को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। समर्थकों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और न्यायपालिका में वोटर्स को भूमिका मिलेगी। राष्ट्रपति ओब्राडोर का कहना है कि इससे जज ताकतवर लोगों के हक में फैसला नहीं लेंगे और आम लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। वहीं कोर्ट के कर्मचारी, मौजूदा जज, लीगल स्क्वायर और विपक्षी नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे न्यायपालिका की राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब जानते हैं तीसरी सुर्खी, जो यानी टाइफून से जुड़ी हुई है। भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। ये देश यागी तूफान के चलते आई विभीषिका से जूझ रहे हैं। यागी इस बरस एशिया में आया सबसे ताकतवर तूफान है। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड सहित कई देश प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वियतनाम में हुआ है। वहाँ 170 से अधिक, जबकि म्यांमार में लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। ऑपरेशन सद्भाव के तहत राशन, कपड़े और दवाइयां समेत 10 टन राहत सामग्री नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा से म्यांमार भेजी गई। इसके अलावा वायुसेना का एक विमान 35 टन राहत सामग्री लेकर वियतनाम तथा 10 टन राहत सामग्री लेकर लाओस पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। तो आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।